So today in this class we will continue with obstetric and gynecology. सबसे पहले हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास गायनेकोलॉजी। अगर मैं गायनेकोलॉजी की बात करूं बच्चे, तो गायनेकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास ऑल एज ग्रुप्स की फीमेल आती है। ऐसे नहीं है इसमें कि कुछ एज ग्रुप्स हैं, इसमें ऑल एज ग्रुप की फीमेल्स को कंसीडर किया जाता है। किसमें? गायनेकोलॉजी। अगर हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब है स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, स्टडी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। यहाँ पे हम प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ें, और इसमें हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स आती हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स आती हैं, दैट इज फ्रॉम 15 टू 45 ईयर्स। 15 से 45 साल की एज ग्रुप में जितनी भी फीमेल्स आती हैं, दैट ऑल आर कंसीडर्ड अंडर ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है। इसमें जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या उसके डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें। एक टर्म इसमें हमारे पढ़ी जाती है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। difference between मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर एक तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप बोलो कि इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है ओवरी, ठीक है। और ओवरी में बात करूं तो ओवरी में क्या होता है? ओवम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? ओवम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओवरीज में हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं। अगर हम ओवरीज के हार्मोन्स की बात करें या टेस्टिस, ये सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या टेस्टिस के हार्मोन्स की बात करें कि इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो हार्मोन रिलीज्ड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? ईस्ट्रोजन है और साथ में प्रोजेस्टेरोन है। Whereas अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन रिलीज की बात करूं कि टेस्टिस कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, तो बेसिकली दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। किसे सिक्रीट करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस है, दिस इज नोन एज oogenesis। oogenesis इज सीन इन ओवरीज। इसका मतलब है ये क्या कर रही है? ओवम की फॉर्मेशन करवा। Whereas अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं एक ओवम की बात करूं या एक स्पर्म की, दे बोथ आर हैप्लोइड सेल्स। ये शुरू में कौन से सेल्स होते हैं? हैप्लोइड सेल। हैप्लोइड सेल का मतलब है कि इनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों दो हैप्लॉइड सेल आपस में फर्टिलाइज करते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। इस फर्टिलाइजेशन के बाद, इनका मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब इनमें जब फ्यूजन होएगा तो ये फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट की। और जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड सेल है।
मतलब जाइगोट में हमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, और जाइगोट को हम सिंगल सेल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइज्ड एग और सिंगल सेल स्टेज, इन दोनों नामों से हम जाइगोट को जानते हैं। अब बात कर रहे थे ओवम और स्पर्म की, तो ओवम की मैं बात करूं तो साइज ऑफ ओवम इज 130 माइक्रोन, वेयर एज अगर मैं स्पर्म के साइज की बात करूं दैट इज 50 माइक्रोन। कितना है? 50 माइक्रोन। अब ओवम जो है इट इज द लार्जेस्ट, अगर मैं ओवम की बात करूं और स्पर्म की बात करूं तो साइज मैंने बता दिया कि इसका 130 माइक्रोन है ओवम का, वेयर एज स्पर्म का 50 माइक्रोन है। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल जो है वो ओवम है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉरी कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है, तो दैट इज स्पर्म। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब फीमेल जो है वो ओवम स्पर्म तो सिक्रीट नहीं करते हैं, तो स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल क्या है, तो स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल इज प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। और यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि लार्जेस्ट सेल इन मेल बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन मेल कौन सा है, दैट इज न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल इज न्यूरॉन। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओवम का लाइफ स्पैन कितना है, तो 12 to 24 आवर इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, ये लाइफ स्पैन है। वहीं अगर हम बात करें स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है, तो 48 to 72 आवर्स तक स्पर्म का लाइफ स्पैन है। अगर मैं इसके फॉर्मेशन टाइम की बात करूं कि ओवम को फॉर्म होने में कितना समय लगता है, तो 6 to 8 डेज एक ओवम की फॉर्मेशन के लिए समय लगता है, वेयर एज स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए 61 डेज का टाइम लगता है। तो फॉर्मेशन टाइम फॉर स्पर्म इज 61 डेज एंड फॉर्मेशन टाइम फॉर ओवम इज 6 to 8 डेज। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं फॉर्मेशन प्रोसेस की। अब ये हो गया फॉर्मेशन जो हो रही है वो कैसे हो रही है, और ये हम आगे चलकर रिप्रोडक्शन में पूरा पढ़ते हैं कि oogenesis होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। oogenesis से पहले oogonia बनेगा, फिर प्राइमरी oocytes, फिर ओटिड, और फिर ओवम फॉर्मेशन होगी और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो इसमें स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, देन 4 स्पर्म्स की यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन होती है। चलिए नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है हमारे पास जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। तो फर्स्टली दिस सिस्टम इज रिलेटेड विद कोइटस, रिलेटेड टू कोइटस एक्ट एट विजाइना। जो भी कोइटस एक्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एट विजाइना पे, दैट इज नोन एज, वो हमारा बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो इट इज बेसिकली सीन्स इन फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में भी आप बोलो एम्पुला में देखने को मिलती है, या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये जो इम्प्लांटेशन है, जब आपकी फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का, ठीक है, अब आपके फर्टिलाइज्ड एग ने आगे इम्प्लांटेशन करनी है, इम्प्लांट होना है, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है दैट इज नाइडेशन। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हम बोलेंगे पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस नियर फंडस। पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस नियर फंडस, फंडस के नियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे देखने को मिलता है। और अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि जो भी आपका वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सपल्शन कहाँ से हो रही है, तो एक्सपल्शन इज थ्रू वेजाइना। कहाँ से होती है? वेजाइना से इसकी एक्सपल्शन हमें देखने को मिलती है। Okay. Next we will discuss about female reproductive system. तो it is divided into 2 parts. एक हमें इसमें देखने को मिलता है इंटरनल ऑर्गन, एक हमें इसमें देखने को मिलते हैं एक्सटर्नल। अगर मैं इंटरनल ऑर्गन्स की बात करूं तो इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं हमारे पास वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी। अगर मैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करूं तो इसमें आता है मॉन्स प्यूबिस,
लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो दीज ऑल एक्सटर्नल ऑर्गन को हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं, वल्वा, और इसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी कहते हैं। इसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम पार्ट, ठीक है। मेनली हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक इसमें आता है हमारे पास पेरिनियम पार्ट, ठीक है। ये सारा इसमें, अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम इंटरनल ऑर्गन की बात, तो इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे पास जो सबसे पहले आ रहा है दैट इज विजाइना। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? विजाइना। अगर मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको इमेज बता देती हूँ यूट्रस की। दिस इज यूट्रस इमेज, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं कि यूट्रस में क्या क्या है, तो आप देख ही रहे हैं कि, एक सेकेंड, ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब्स आ गई हमारी, ये ओवरी आ गई, ये दिस इज द फंडस पार्ट, ये यूट्रस का फंडस पार्ट है। मैंने कहा जो इम्प्लांटेशन है वो पोस्टीरियर पार्ट में होती है, नियर फंडस। दिस इज बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, और ये आपकी इनर लेयर एंडोमेट्रियम कहलाती है, एंड दिस इज विजाइना, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात करें? सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो विजाइना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो विजाइना में बात करें तो विजाइना इज बेसिकली फाइब्रोमस्कुलर शीट। अगर इसकी बात करें ये क्या है, तो ये एक फाइब्रोमस्कुलर शीट है, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन किससे होती है? स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम से होती है। जिसकी फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है विजाइना की फॉर्मेशन की। बेसिकली दिस इज ए कम्युनिकेशन चैनल। अगर हम इसकी बात करें तो विजाइना एक कम्युनिकेशन चैनल है, किसके बीच में? बिटवीन सर्विक्स एंड विजाइना। किसके बीच में? सर्विक्स एंड विजाइना के बीच में ये एक कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। अगर मैं सर्विक्स की बात करूं तो सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। वल्वा की बात करें तो ये बेसिकली, सॉरी मैंने विजाइना लिख दिया यहाँ पे, ये वल्वा, ये वल्वा। तो वल्वा की बात करें तो वल्वा आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब बात करते हैं कि ये जो विजाइना है, विजाइना की लेंथ कितनी हो। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं बच्चे, तो एंटीरियरली अगर हम बात करेंगे दैट इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। अगर मैं पोस्टीरियरली इसकी बात करूं तो पोस्टीरियरली विजाइना की लेंथ 9 सेंटीमीटर। और विजाइना हमारी बॉडी के हॉरिजॉन्टल के एंगल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना। विजाइना का बॉडी के हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें तो ये 45 डिग्री एंगल बना। विजाइना अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टली हमारी बॉडी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो बेसिकली ये 45 डिग्री का एंगल बना। क्वेश्चन आता है विजाइना की पीएच कैसी है, तो इसकी पीएच बेसिकली एसिडिक इन नेचर होती है, दैट इज 3.8 टू 4.5, और ये आपको देखने को मिलती है एसिडिक इन नेचर इन रिप्रोडक्टिव एज। तब जब हमारी रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो सिर्फ मतलब 15 से 45 साल, जो हमारे ये 30 साल में, इन 30 सालों में विजाइना की पीएच इज एसिडिक इन नेचर। ऑल्दो अगर हम बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज की बात करें तो इट इज स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर। बिफोर प्यूबर्टी की बात करें एंड आफ्टर मेनोपॉज की बात करें, आफ्टर मेनोपॉज तो विजाइना की जो पीएच रहती है वो कितनी रहती है? न्यूट्रल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो इट इज नोन एज स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर। तो कैसी होगी है? स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर हमें देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं कि जो विजाइना की पीएच है ये कैसे मेंटेन रहती है, हाउ विजाइना पीएच इज मेंटेन, तो मेंटेन करने के लिए विजाइनल सेल्स के अंदर जितने भी हमारे विजाइनल सेल्स हैं, इन विजाइनल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ये ग्लाइकोजन का एक नॉर्मल फ्लोरा है, जो मतलब इस विजाइना के अंदर नॉर्मली क्या होता है? लैक्टोबैसिलस ये प्रेजेंट होता है ना।
नॉर्मल फ्लोरा में वेजाइना के लैक्टोबैसिलस या फिर आप बोलो डॉर्डरलाइन बेसिलाई, ये हमें देखने को मिलता है। डॉर्डरलाइन बेसिलाई ये नॉर्मल फ्लोरा में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है वेजाइनल सेल्स के अंदर, ये क्या करता है, ये सॉरी, ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है, इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। और जब ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। और जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो वेजाइना की पीएच इज सीन एसिडिक इन नेचर। आई रिपीट कि लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज जो कि नॉर्मली वेजाइनल फ्लोरा के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं जो वेजाइनल सेल्स के अंदर है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। और जब आपके एसिड की फॉर्मेशन हो रही है तो दैट मीन्स कि वो वेजाइना की पीएच को एसिडिक इन नेचर जो है वो बना रही है, जिसकी वजह से पीएच रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक देखने को मिलती है, दैट इज 3.8 से 4.5 के बीच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि इसके फंक्शन क्या है वेजाइना के। तो मैं अगर इसके फंक्शंस की बात करूं तो इट इज रिलेटेड विद, सबसे पहले तो ये कोइटस के साथ रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद कोइटस एक्ट। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट, चाहे आप बोलो कि ये फीटस को एक्सपेल आउट करने का काम करता है, चाहे आप बोलो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड आपका यहाँ से एक्सपेल आउट। ठीक है, तो एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली आपका डिलीवरी आ गया और ये साथ में आपका आ गया एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में बेसिकली आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड आ, ठीक है, तो ये या मेंस्ट्रुअल ब्लड आ, ठीक है, तो इसको क्या करने के लिए की जाती है, ये रिलीज करने के लिए हम बेसिकली वेजाइना का मेन फंक्शन है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीज थ्रू वेजाइना और एक्सपल्शन ऑफ फीटस इज आल्सो डन थ्रू वेजाइना एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू कोइटस एक्ट। वेजाइना के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यूट्रस। अगर मैं इस यूट्रस की बात करें तो इसके लिए वेरियस सिनोनिम्स हम यूज करें, जैसे कहीं पे भी मेट्रा वर्ड या हिस्ट्रो वर्ड यूज हो रहा है, दैट मींस समवेयर वी वर टॉकिंग अबाउट यूट्रस। अब ये यूट्रस क्या है, यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली दिस इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो कि पेल्विक ऑर्गन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली दिस इज ए पेल्विक ऑर्गन, ये एक पेल्विक ऑर्गन है। इसकी शेप की बात करूं कैसी है तो इसकी पायरीफॉर्म शेप हमें देखने को मिलती है। कैसी शेप देखने को मिलती है इसकी, पायरीफॉर्म और पियर लाइक शेप देखने को मिलती है। इट बेसिकली प्रोवाइड शेल्टर टू फीटस। ये क्या करता है, ये फीटस को एक शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करता है, एक छत दे। अगर मैं यूट्रस के पार्ट्स की बात करूं तो यूट्रस के पार्ट्स में बच्चे हमारे पास आता है एक कॉर्पस पार्ट, एक इसमें आता है इस्थमस पार्ट और एक इसमें आता है सर्विक्स पार्ट। ठीक है, कॉर्पस पार्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू फंडस एंड बॉडी, फंडस और बॉडी में। ठीक है, और अगर मैं इस्थमस की बात करूं तो फंडस बेसिकली आपका 1.5 सेंटीमीटर है, डिटेल में पढ़ती हूँ आगे पढ़ाती हूँ। मतलब बॉडी या कैविटी की बात करें दैट इज 3.5 टू 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इस्थमस की बात करूं तो इस्थमस होता है 0.5 सेंटीमीटर, वेयर एज अगर मैं सर्विक्स की बात करूं तो ये हमें देखने को मिलेगा 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। ओवरऑल अगर मैं यूट्रस की लेंथ की बात करूं नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में तो 7.5 टू 8 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं यूट्रस की विड्थ की बात करूं तो विड्थ में मैं इसकी बोलूंगी तो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ देखने को मिलती है। अगर यूट्रस की थिकनेस की बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर यूट्रस की थिकनेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं यूट्रस के वेट की बात करूं तो इसके वेट में हम बोलेंगे कि 60 ग्राम मुझे अप्रोक्सीमेट इसका वेट देखने को मिलता है, जिसमें से हम एवरेज 50 से 80 ग्राम लेते हैं नॉन प्रेग्नेंट में। ये सारा कुछ किसमें देखने को मिल रहा है, नॉन प्रेग्नेंट में। अगर मैं इसी की बात करूं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ये क्या देखने को मिलता है, तो प्रेगनेंसी में अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी होती है, दैट इज 7.5 इंटू 5, 5 गुना बढ़ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 35.7 टू 40 सेंटीमीटर तक हमें इसकी लेंथ देखने को मिलती है। वेट की बात करें तो वो 900 से 1000 ग्राम तक देखने को मिलेगा। और लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ एंड हाइट इज इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, ये इंक्रीज ही होती रहती है ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी, हाइट और लेंथ जो है यूट्रस की ये इंक्रीज होती है।
अगर अब मैं इसकी पोजीशन की बात करूं कि ये यूट्रस हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो पोजीशन में इसमें देखने को मिलती है एक एंटी वर्टेक्स पोजीशन। एंटी वर्टेक्स में हम बोलेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वेजाइना के साथ। कैसे? जैसे ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, दिस वन इज यूट्रस और ये हमारा वेजाइना है हॉरिजॉन्टली। तो मैंने बताया था कि वेजाइना बॉडी के हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर मैं यूट्रस और वेजाइना की बात करूं तो ये एंटी वर्टेक्स, मतलब यूट्रस वेजाइना के साथ मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। वहीं अगर हम बात करें तो यूट्रस में हमें इसकी पोजीशन एंटी फ्लेक्शन भी देखने को मिलती है। एंटी फ्लेक्शन का मतलब है कि यूट्रस खुद की बॉडी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? दैट इज 120 डिग्री। अगर मैं खुद की बॉडी के साथ बोलूं तो अपनी बॉडी के साथ ये तकरीबन 120 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज यूट्रस, ये यूट्रस है, ठीक है। ये हमारा, यहाँ पे हमारा ब्लैडर देखने को मिलता है और यहाँ पे हमारा रेक्टम देखने को, ठीक है। तो रेक्टम और यूट्रस के बीच में एक पाउच देखने को मिलते हैं जो पेरिटोनियल स्किन फोल्ड से बना होता है। अगर मैं इस पाउच की बात करूं तो दिस इज नोन एज रेक्टो यूट्राइन पाउच, जो यूट्रस और रेक्टम के बीच में है, तो इसे हम रेक्टो यूट्राइन पाउच के नाम से जानते हैं। वैसे ही सेम पाउच हमें यूट्रस और ब्लैडर के बीच में देखने को मिल रहा है, दिस इज नोन एज वेसिको यूट्राइन पाउच, इसे हम वेसिको यूट्राइन पाउच के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपका रेक्टो यूट्राइन पाउच इन दोनों में से कौन सा है? तो जो रेक्टम और यूट्रस के साथ बन रहा है दैट इज रेक्टो यूट्राइन पाउच, और जो यूट्रस और ब्लैडर के बीच में बन रहा है दैट इज वेसिको यूट्राइन। बेसिकली हमने जो यहाँ पे बात करनी है वो करनी है रेक्टो यूट्राइन पाउच। अब मैं अगर रेक्टो यूट्राइन पाउच की बात करूं तो रेक्टो यूट्राइन पाउच में आपको बोलूंगी दिस इज ऑल्सो नोन एज पाउच ऑफ डगलस, इसे हम पाउच ऑफ डगलस के नाम से भी जानते हैं। DOU कर लेना है, डगलस, DOUGLUS, ठीक है, डगलस, पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। और दिस इज ऑल्सो नोन एज कर्ल डी सैक, इसे हम कर्ल डी सैक के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम पे फ्लूइड एस्पिरेशन जो हम करते हैं ना, वो हम यहीं से ही करते हैं, कर्डी सैक से करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? कर्डोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। एस्पिरेशन जो करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कर्डीसेंथेसिस, मतलब फ्लूइड एस्पिरेशन कर रहे हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी की। यूट्राइन कैविटी को छोड़कर अगर कहीं और जाइगोट इम्प्लांट हो गए तो उस केस में हम, उस केस को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और इस केस में हम फ्लूइड एस्पिरेट करके पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली प्रेगनेंसी है कहाँ। तो वो हम फ्लूइड एस्पिरेट जो करते हैं कर्डी सैक का करते हैं, एंड दैट इज आल्सो नोन एज कर्डीसेंथेसिस या रेक्टो यूट्राइन पाउच। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस की बात करें तो इसमें आती है लेयर्स ऑफ यूट्रस। इसमें क्या आता है हमारे पास? लेयर्स ऑफ यूट्रस। लेयर्स ऑफ यूट्रस में हमारे पास 3 लेयर है, वन इज पेरीमेट्रियम, अदर वन इज मायोमेट्रियम, लास्ट वन इज एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर्स हैं हमारे यूट्रस के अंदर। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर एंड एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर, ठीक है। अब ये जो आपकी आउटर लेयर है ये, ठीक है, मिडल जो लेयर है ये मायोमेट्रियम, इट इज रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। ये बेसिकली जो भी आपकी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या रिलैक्सेशन हो रही है, उनके लिए अगर हम बात करें कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मायोमेट्रियम। इन्हें हम मिडल मस्कुलर लेयर के नाम से भी जानते हैं। दीज आर मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के साथ रिलेटेड है। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, और प्रेग्नेंट फीमेल में अगर मैं ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर की बात करूं तो इसे हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। ये डेसिडुआ है कि आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा के साथ साथ ये भी क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है।
अब मैं बात करती हूँ इसकी मायोमेट्रियम लेयर की। ये जो मायोमेट्रियम लेयर है ना, इसकी फर्दर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। एक इज आउटर मायोमेट्रियम, वन इज आउटर मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, वन इज मिडल मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक हमें इसमें मिडल देखने को मिलती है और एक हमें इसमें इनर देखने को मिलती है। जो आउटर मायोमेट्रियम है ना बच्चे, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से मिलकर बनती है। अगर इनकी बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से मिलकर बनती है, ठीक है। अगर मैं मिडल लेयर की बात करें तो दीज आर आल्सो नोन एज फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। इन्हें फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर के लिए भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस के लिविंग लाइगेचर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब मैं इनर लेयर की बात करूं तो ये बेसिकली दीज आर मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर। ये सर्कुलर मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। अब मैं बात करती हूँ, मैंने कहा आउटर लेयर में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स है, इनर लेयर मिडल लेयर में क्रिस क्रॉसिंग में है हमारे पास, दैट इज आपकी फिगर ऑफ 8 जो इसमें देखने को मिली। जो इनर लेयर है वो आपकी सर्कुलर मसल फाइबर वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आफ्टर डिलीवरी हम फीमेल को ऑक्सीटोसिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रेक्शन करता है, और जब कॉन्ट्रेक्शन होगी तो मतलब ये मसल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यूट्राइन आर्टरी, इसके बीच में हमारे पास यूट्राइन आर्टरी प्रेजेंट है, जिसके इर्द गिर्द सर्कुलर मसल फाइबर है, जिसके बीच में फिगर ऑफ 8 है और जिसके साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है। ये क्या करेगी, जैसे कॉन्ट्रेक्शन आएगी ये इसे जोर से कंप्रेस करेगा, और जब कंप्रेस होएगा तो फिगर ऑफ 8 मसल इस तरह से खिंच जाएंगी और यूट्राइन आर्टरी को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और फर्दर आप पीपीएच को प्रिवेंट कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के पार्ट्स की बात करें बच्चे तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कॉर्पस। कॉर्पस में मैंने दो चीजें बताई, वन इज फंडस पार्ट और एक इसमें कैविटी होती है या बॉडी होती है, जिसे हम बॉडी कैविटी कहेंगे। बेसिकली क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी। जो फंडस है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर होता है एंड इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। अभी मैंने आपको इमेज में बताया था ना, दिस इज फंडस। ये पार्ट क्या है, फंडस, और ये पार्ट क्या है, बॉडी कैविटी। दिस इज बॉडी ऑफ यूट्रस, जो कि कितनी है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो 3.5 to 4 सेंटीमीटर इसकी हमें लेंथ देखने को मिलती है। और जो इम्प्लांटेशन हो रही है वो बॉडी कैविटी में हो रही है बट फंडस के नियर बाई। नेक्स्ट इसमें देखने को मिलता है हमें इस्थमस, इसमें नहीं दिया है आपको, इस्थमस देखने को मिलेगा। इस्थमस की बात करें तो इस्थमस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। मैंने पहले भी बताया कि इस्थमस कितना होता है आपका, 0.5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। अगर अब मैं सर्विक्स की बात करूं तो सर्विक्स जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक ये भी क्लियर है। यूट्रस के बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फेलोपियन ट्यूब्स। इसके बाद हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया दैट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो ऑल ओवर ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है या फिर हम इन्हें 4 इंचेस लॉन्ग कहते हैं। इसके लिए जो और वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज साल्पिंजस वर्ड भी यूज करते हैं, ओविडक्ट के नाम का भी हम यूज करते हैं और म्यूलेरियन डक्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली और नाम है आपके फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल पार्ट। अगर मैं इस इंटरस्टिशियल पार्ट की बात करूं तो जो ये इंटरस्टिशियल पार्ट है दिस इज आल्सो नोन एज इंट्राम्यूरल पार्ट। इसे हम इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, जीटीएच लेंथ होती है हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूं तो इसका डायामीटर है 1 एम। इंटरस्टिशियल पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट आता है दैट इज इस्थमस। अगर मैं एक सेकेंड मुझे, इस्थमस की बात करूं दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट, ये आपका 0.5 सेंटीमीटर होता है। एक आता है इसमें हमारे, सॉरी इस्थमस, हाँ इस्थमस हो गया, एम्पुला। नेक्स्ट इज एम्पुला।
एम्पुलरी पार्ट की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर होता है और फर्टिलाइजेशन बेसिकली यहाँ होता है। एक आता है इनफंडीबुलम। अगर मैं इस इनफंडीबुलम की बात करूं तो इसमें आप बोलेंगे ये भी 1.25 सेंटीमीटर होता है, बट इसका जो डायामीटर है दैट इज 6 mm। ठीक है। और स्मॉलेस्ट पार्ट इज आपका इस्थमस पार्ट, जैसे ये है ना डायग्राम, तो ये पार्ट आपका इस्थमस पार्ट कहलाएगा। सॉरी, ये आपका इंटरस्टिशियल पार्ट कहलाएगा। ये जो है ये इंटरस्टिशियल पार्ट है। देन आपका इस्थमस देखने को मिलेगा, फिर आपका सबसे लंबा एम्पुला देखने को मिलता है, एंड लास्ट में आपका इन फंडीबुलम देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं किसमें देखने को मिल रहे हैं, हमें इन फंडीबुलम में देखने को मिल रहा है। और इसका अगर इंटरनल डायमीटर की बात करें दैट इज 6 mm, और अगर आप इंटरस्टिशियल पार्ट की बात कर रहे हैं तो दैट इज 1। ठीक है, तो ये आता है आपको। इन फंडीबुलम में बात करें तो यहाँ पे आपके इन फंडीबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फिंगर लाइक इसमें प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिल रही है। और ये ओवरऑल 25 से 30 प्रोजेक्शंस होती हैं। इन्हें हम फिम्ब्राई कहते हैं, फिम्ब्राई कहते हैं। और ये जो इसमें लार्ज फिम्ब्राई है दैट इज नोन एज ओवेरियन फिम्ब्राई, उसे हम ओवेरियन फिम्ब्राई के नाम से कहते हैं। वो बेसिकली ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट करने मतलब जैसे ये आ गया, ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसमें एक लंबी सी होगी, दिस इज नोन एज ओवेरियन फिम्ब्राई, जो ओवम को ओवरीज से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये ओवरीज होगी ना, तो ओवरीज से ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का काम यही करता है लार्ज फिम्ब्राई विच इज नोन एज ओवेरियन फिम्ब्राई। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें ओवरी। ओवरी की बात करें तो ओवरी में आता है बच्चे दीज आर फीमेल गोनैड्स। अगर हम इनकी बात करें ये क्या है, तो ये एक फीमेल गोनैड्स है। इनके फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, तो इनका प्राइमरी फंक्शन हमारे पास होता है। प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन इज टू रिलीज ओवम। ये क्या कहते हैं? रिलीज ओवम। और अगर मैं इन ओवरीज के सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं तो सेकेंडरी फंक्शन इनका होता है रिलीज हार्मोन। क्या रिलीज करना है इन्होंने? हार्मोन रिलीज करना है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल। और ये किसके थ्रू हो रहे हैं? थ्रू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आगे चलकर हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि कैसे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। अब ये जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन का प्राइमरी फंक्शन है कि ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करती है कौन? आपका ईस्ट्रोजन। ठीक है। अब अगर ओवरीज की लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। वेट की बात करें तो 2 सेंटीमीटर इसकी वेट है। थिकनेस की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। वेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो दैट इज 2 to 3 ग्राम्स इसका वेट, इसका ओवरीज। ये थे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। रेस्ट वी विल कंटिन्यू विद एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स विच आर आल्सो नोन एज वल्वा, इन्हें वल्वा भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया इसमें आता है हमारे पास मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम का। तो सबसे पहले दिस इज आल्सो नोन एज वल्वा। तो मैं इसकी बाउंड्रीज की बात करूं कि इसमें हमें कौन कौन सी बाउंड्रीज देखने को मिलती है, तो अगर मैं एंटीरियरली बात करूं तो एंटीरियरली यहाँ पे देखने को मिलता है मॉन्स प्यूबिस। अगर मैं लेटरली बात करूं तो लेटरली यहाँ पे देखने को मिलता है लेबिया मेजोरा। और अगर मैं पोस्टीरियरली बात करूं तो पोस्टीरियरली यहाँ पे देखने को मिलता है पेरिनियम। क्या देखने को मिलता है? पेरिनियम पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ। ये आपका विजाइन वेस्टिब्यूल है, दिस वन इज क्लाइटोरिस, यहाँ पे आपका क्लाइटोरिस है, ये आपका मॉन्स प्यूबिस है। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस आपका सबसे एंटीरियरली देंगे। ये लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया मेजोरा है। तो साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सेम लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। और अगर मैं इधर बात करूं तो ये आपका एनस है,
एनस से आपके वेस्टिब्यूल, जिस यहाँ पे जहां पे आपके लेबिया माइनोरा के दो फोल्ड्स मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज पॉर्चिन। तो इधर से लेकर एनस तक आपका पेरिनियम पार्ट, दिस इज पेरिनियम पार्ट। तो पोस्टीरियरली पेरिनियम पार्ट हो गया, एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस हो गया, साइड में लेबिया मेजोरा। अब अगर मैं इस वेस्टिब्यूल की बात करूं, ट्रायंगुलर शेप में वेस्टिब्यूल है, इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग, अदर वन इज विजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पे 2 इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड एंड स्किनेस ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एक कर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मॉन्स प्यूबिस। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो ये एंटीरियर पार्ट है हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। अगर मैं इसकी बात करूं ये किससे मिलकर बना है, तो ये सब क्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू पैड से मिलकर बना, एडिपोस टिश्यू पैड से मिलकर बना। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली प्यूबिक हेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। प्यूबिक हेयर की बात करें कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो प्यूबिक हेयर इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्यूबिक हेयर कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन प्यूबार के स्टेज। कौन सी प्यूबार के, आगे चलकर मैं ये सेक्शुअल स्टेजेस के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड इसमें आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मैंने बोला कि लेटरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लेबिया मेजोरा देखने को मिलता है। दीज आर थिक एलिवेटेड स्किन फोल्ड्स। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कौन से हैं, थिक एलिवेटेड स्किन फोल्ड्स जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, थिक एलिवेटेड स्किन फोल्ड्स, एंड दिस इज होमोलोगस टू, ये किसके होमोलोगस है, होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल, मेल के स्क्रोटम की तरह है ये। अब 2 टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं बच्चे, वन इज होमोलोगस, अदर वन इज हेट्रोलोगस। एक हेट्रोलोगस देखने को मिलती है। ठीक है, होमोलोगस का मतलब है किसी भी पार्ट का स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम, मतलब आप बोलो कि यहाँ पे किसी भी पार्ट का स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन अगर मैं इनकी बात करूंगी तो ये सेम होगा, लेकिन फंक्शंस की बात करूंगी तो फंक्शंस कैसे होंगे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे। हेट्रोलोगस की बात करें तो हेट्रोलोगस का मतलब है स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट रहेगा, वेयर एज अगर हम इसमें फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शंस इसमें सेम रहेंगे। तो ये 2 टर्म्स हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं होमोलोगस की कर रहे हैं, तो हमने कहा कि लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है दैट इज सिमिलर टू स्क्रोटम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। सॉरी, ये मैंने हेट्रोलोगस बताया, दिस इज एनालॉगस, नॉट हेट्रोलोगस नहीं बोलना है, एनालॉगस बोलना। ठीक है, एनालॉगस का मतलब है स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शंस आर सेम। स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शंस आर सेम। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की बात करें तो लेबिया माइनोरा जो है दैट इज द इनर लेयर, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, थिन एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन, थिन एलिवेटेड स्किन फोल्ड्स। ठीक है, वो थिक एलिवेटेड स्किन फोल्ड्स थे, ये थिन एलिवेटेड स्किन फोल्ड्स हैं। दीज आर जस्ट इनसाइड लेबिया मेजोरा। ये किसके अंदर होते हैं, इनसाइड लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा है उसके अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लाइटोरिस। नेक्स्ट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की बात करें तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज रिचली सप्लाइड विद नर्व्स। ये किसके साथ सप्लाइड होता है, रिचली सप्लाइड विद नर्व्स। ये नर्व्स के साथ रिचली, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्व्स की सप्लाई होती है। इट इज ए इरेक्टाइल टिश्यू। अगर मैं फीमेल्स में इरेक्टाइल टिश्यू की बात करूं कौन सा है, तो इरेक्टाइल टिश्यू इज क्लाइटोरिस, इट इज ए इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, और दिस वन इज होमोलोगस टू, ये किसके होमोलोगस है, दिस इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल, ग्लांस पेनिस इन मेल, मेल के ग्लांस पेनिस, मतलब इसका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मैंने बेसिकली बताया दिस इज ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट है। वन इज यूरेथ्रल ओपनिंग, एक इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग है, एक इसमें वेजाइनल ओपनिंग है,
और एक इसमें पहले यूरेथ्रल है, फिर वेजाइना है, फिर आपका स्किनीज ग्लैंड एंड बार्थुलिन डक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बार्थुलिन डक्ट देखने को मिलते हैं और एक यहाँ पे स्किनीज ग्लैंड डक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें कितनी है हमारे पास स्किनीज ग्लैंड डक्ट, ये देखने को मिलते हैं। तो इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं हमारी, किसमें, वेस्टिब्यूल के अंदर। अब अगर मैं ये यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करूं तो इट इज द अपर मोस्ट ओपनिंग, अगर ये बात करूं तो ये अपर ओपनिंग है। अगर मैं इस विजाइनल ओपनिंग की बात करूं, इट इज इनकम्प्लीटली कवर्ड विद हाइमन, इनकम्प्लीटली कवर्ड होती है, बट ये फर्स्ट कोइटल एक्ट के बाद अपने आप हाइमन लेयर डिसअपीयर हो जाती है और जितने भी स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स वाली गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स करती हैं, वो उनमें ये मेम्ब्रेन डिसअपीयर्ड होती है, उनमें ये मेम्ब्रेन जो है पहले ही ब्रेक ऑफ हो जाता है। हाइमन मेम्ब्रेन की बात करें, बेसिकली दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार्थुलिन डक्ट्स की, बार्थुलिन डक्ट की, ग्लैंड डक्ट की। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसके अंदर ना सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं, इट कैरी सिक्रीशंस ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड। ये क्या कैरी करती हैं, कैरी सिक्रीशंस ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड। और जो बार्थुलिन ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं दे आर एल्केलाइन इन नेचर। ये कैसी होती है, एल्केलाइन इन नेचर। मैंने कहा ऑल्दो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज जो विजाइना की पीएच है दैट इज एसिडिक इन नेचर, अगर मैं बार्थुलिन डक्ट्स की बात करूं, इनके अंदर सिक्रीशंस होती हैं, दे आर एल्केलाइन इन नेचर एंड इट इज सुटेबल फॉर स्पर्म एक्टिविटी। स्पर्म एक्टिविटी के लिए हमें यही जो है वो पीएच चाहिए होती है, ठीक है। ये इजी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। बार्थुलिन जो सिक्रीशंस हैं, अगर मैं बात करूं, दीज सिक्रीशंस हेल्प इन इजी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये विजाइना को ल्यूब्रिकेट कर कर रखने का काम करती हैं, विजाइना के अंदर प्रेजेंट है। और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ साथ ये सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं, के साथ ये सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास स्किनेस ग्लैंड। अगर मैं स्किनेस की बात करूं, स्किनेस ग्लैंड डक्ट, तो ये जो स्किनेस ग्लैंड डक्ट है बच्चे, ये जो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बार्थुलिन, सेम है। यहाँ पे भी आपके एल्केलाइन सिक्रीशंस ही देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ, फंक्शन वही है, इजी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, विजाइना को ल्यूब्रिकेट करके रखता है, और आप बोलो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम इंक्रीज होता है। बट इट इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। होमोलोगस है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, ठीक है। मतलब इसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। लास्ट में आता है आपका वल्वा का पार्ट, दैट इज पेरिनियम पार्ट। अगर मैं इस पेरिनियम पार्ट की बात करूं बच्चे, तो ये भी हमें इसके 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, वन इज एनाटॉमिकल पार्ट, अदर वन इज ऑब्स्टेट्रिकल। एनाटॉमिकल पार्ट देखने को मिलता है और एक इसमें हमारे पास ऑब्स्टेट्रिकल पार्ट देखने को मिलता है। अगर मैं इस एनाटॉमिकल पेरिनियम की बात करूं तो यहाँ पे एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस होएगा, पोस्टीरियरली कोकिक्स होएगा, और लेटरली अगर मैं बात करूं तो लेटरली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ईस्चियल ट्यूबरोसिटीज देखने को मिलता है, ठीक है। ये एनाटॉमिकली हम ट्यूबरोसिटीज बोलते हैं। अगर मैं ऑब्स्टेट्रिकल पार्ट की बात करूं तो दिस इज स्पेस बिटवीन विजाइना एंड एनस। जो भी विजाइना एंड एनस के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। इसे हम ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। एनालॉगस मैंने बताया था, होमोलोगस मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। एनालॉगस का मतलब होता है, एनालॉगस एक टर्म मैंने आपको साथ में करवाई, दैट इज ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं तो वो डिफरेंट होएगा, इसमें अगर मैं ओरिजिन की बात करूं एंड स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये डिफरेंट होते हैं, दीज आर डिफरेंट। बट अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, सेम देखने को। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके पास टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज की बात करें तो इन दोनों का ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। ये गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल इज ओवरी,
ठीक है, एंड प्राइमरी फीमेल्स में आया तो ओवरी और मेल्स में आया तो टेस्टिस। ठीक है, सम टाइम आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो फीमेल्स में तो है आपका यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, विजाइना एंड ब्रेस्ट। वेयर एज अगर मैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करूं, मेल्स में बात करूं कि मेल्स में कौन कौन से हैं, तो मेल्स में आते हैं वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, नेक्स्ट इज एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है। एक आता है इसमें सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, एक आता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट वन इज पेनिस, ग्लांस पेनिस। इसी के साथ आपकी इंट्रोडक्शन जो है ओबीजी की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। थैंक यू।